हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी ही कक्षा 6 की पुस्तक हमारी विरासत इसका पाठ 24 मेरी आत्मकथा हेमवती नंदन बहुगुणा लेकर आई हूँ। और आप आज इस पाठ में हेमवती नंदन बहुगुणा जी के ही शब्दों में उनकी जो आत्मकथा है उसे जानेंगे। और आपको इस पाठ में पता चलेगा कि उनका जो विद्यार्थी जीवन था वो किस तरह का था, उन्होंने कौन कौन से विद्यालय में अध्ययन किया था और उनका जो बचपन था वो कैसे व्यतीत हुआ था। तथा आपको ये भी मालूम होगा इसमें कि उन्होंने बड़े होकर कौन कौन से पदों को विभूषित किया था। तो बच्चों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ मेरी आत्मकथा हेमवती नंदन बहुगुणा। दुनिया मुझे हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से जानती है। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम एक तरह से उन्हीं के शब्दों में हम कहानी सुनेंगे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के शब्दों में। और आपको ये जो पाठ है वो बहुत ज़्यादा रोचक लगेगा, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिए। गांव वालों के लिए मैं कलिया था। तो हेमवती नंदन बहुगुणा जी क्या बोल रहे हैं कि जो मेरा नाम था बचपन का वो क्या था, कलिया। यानी कि उनके गांव वाले उसे हेमवती नहीं बोलते थे, उन्हें क्या बोला जाता था, कलिया नाम से पुकारा जाता था। क्यों? क्योंकि सांवले वर्ण के कारण उनका रंग कैसा था, सांवला था, इसीलिए उन्हें लोग कलिया कहते थे। काकी ताई दादी के लिए मैं हमेशा कलिया ही रहा। 6 बहनों के बाद जन्म हुआ था मेरा। पौड़ी गढ़वाल में बुघाड़ी गांव में 25 अप्रैल 1919 को। तो इनका जो जन्म हुआ था, देखिए, पौड़ी गढ़वाल में बुघाड़ी गांव में हुआ था और 25 अप्रैल 1919 को। घर में सबका लाडला था। पिता रेवती नंदन की नियुक्ति सन 1926 में पटवारी के पद पर नियुक्त हुई थी, केदारनाथ मार्ग स्थित गुप्त काशी में। कहाँ पर थे इनके पिताजी की जो नियुक्ति थी, वो केदारनाथ मार्ग में स्थित गुप्त काशी में उनकी नियुक्ति हुई थी। गुप्त काशी में ही अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। तो हेमवती जी ने जो अक्षर ज्ञान प्राप्त किया था शुरुआत में, तो वो कहाँ प्राप्त किया था, वो गुप्त काशी में ही अपने पिताजी के साथ रहकर। समीप के ही गांव ह्यूण के गुरुजी थे परमानंद सेमवाल जी। तो इनके ही जो गांव था गुप्त काशी, उसी के बगल में एक गांव था जिसका नाम ह्यूण था। वहीं के एक परमानंद सेमवाल जी इनके गुरु रहे। पिताजी ने उनसे मिलते ही फैसला कर लिया कि वे मेरी शिक्षा का श्री गणेश करेंगे। तो जब परमानंद सेमवाल जी इनके घर पर आए तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पुत्र को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, यानी कि अक्षर ज्ञान करवाऊंगा। फिर गुरुजी शाम को घर पर आकर ही मुझे पढ़ाने लगे। लगभग 3 साल तक गुरुजी ने घर पर ही पढ़ाया। गुरुजी के साथ मेरी एक दुर्लभ फोटो भी है। तो हेमवती जी बोलते हैं कि जो गुरुजी थे उनके साथ मेरी एक बहुत ही दुर्लभ फोटो भी है। अक्षर ज्ञान के बाद मेरा नाम सिलौंजा प्राइमरी स्कूल में लिखवाया गया। तो जब इन्हें थोड़ा सा अक्षर ज्ञान हुआ उसके बाद ही एक सिलौंजा प्राइमरी स्कूल है, तो वहाँ पर इनका नाम लिखवाया गया। इसके बाद कुछ समय के लिए मेरा दाखिला बुघाड़ी गांव के समीप देवलगढ़ स्कूल में करा दिया गया। बुघाड़ी में ही मेरा मुंडन संस्कार संपन्न हुआ। अभी तक मैं बालों की चोटी बनाकर ही स्कूल जाता रहा था। मुंडन के साथ ही मेरा कर्ण नासिका छेदन भी किया गया। कानों में सोने की छोटी बालियां पहनाई गई। सहपाठी मुझे खूब पसंद करते थे। मैं भी उनकी खुलकर मदद करता था, कभी पेंसिल कभी कॉपी इत्यादि देकर। घर पर मैं हट भी खूब करता था। एक बार फुटबॉल लेने के लिए माँ से पैसे देने की हट कर रोने लगा। तो एक बार की बात है, इन्हें फुटबॉल चाहिए थी और इन्होंने अपनी माँ से बहुत ज़्यादा
जिद करी फुटबॉल लेने के लिए, पर माँ ने तो नहीं दिए। लेकिन उनके पिताजी ने जब घर लौटकर उन्हें क्या किया, ₹1.25 दे दिया, जिससे मैंने फुटबॉल खरीदी। बचपन से ही मैं निडर था। तो ये किस स्वभाव के थे? बचपन से ही निडर स्वभाव के। एक बार पिताजी के साथ रुद्रप्रयाग जा रहा था। चढ़ाई का रास्ता था। पिताजी पैदल और मैं घोड़े पर सवार था। सामने से किसी को आते देखकर पिताजी ने कहा, घोड़े से उतर जाओ, मेरे साहब आ रहे हैं। तो इनके पिताजी ने देखा कि आगे से उनके बड़े साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने इनसे बोला कि बेटा आप घोड़े से उतर जाओ, मेरे साहब आ रहे हैं। मैंने भी कह दिया, साहब आपके हैं, मेरे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत निडर थे, किसी से भी नहीं डरते थे। और इन्होंने बोला कि मैं क्यों घोड़े से उतरूं? ये बातें हो ही रही थी कि पिताजी के साहब डिप्टी कमिश्नर भोला दत्त पांडे जी पास पहुंचकर पूछने लगे, किस बात पर बहस हो रही है? पिताजी ने कहा, मैं इसे समझा रहा हूं कि साहब के सम्मान में घोड़े से उतर जाना चाहिए। पिताजी ने सलाम करने के लिए कहा, पर पता नहीं मुझे क्यों लगा कि जबरदस्ती के सलाम का क्या फ़ायदा। लेकिन देखिए, इन्होंने फिर भी, ये निडर थे तो इन्होंने फिर भी उन्हें क्या, सलाम नहीं किया या नमस्ते नहीं की। पिताजी शर्मिंदा भी हुए, पर साहब ने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा है। फिर मुझसे उन्होंने कई सवाल पूछे और मैंने भी शान से घोड़े पर बैठकर ही उत्तर दिए। मेरे निडर व्यवहार को देखकर पांडे साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। देवलगढ़ के बाद मेरा दाखिला खिसू स्कूल में किया गया। खिसू में हेडमास्टर थे बुद्धि सिंह जी। स्कूल के छात्रावास में रहता था मैं वहाँ। छात्रावास के बगल में ही रीडिंग रूम था, जहाँ हर शनिवार को सामान्य ज्ञान की कक्षा होती थी। खिसू से 6वीं कक्षा पास कर मैं 7वीं कक्षा में पढ़ने के लिए ऊखीमठ चला गया। तो बच्चों, इनकी देखिए प्रारंभिक शिक्षा कहीं और हुई, उसके बाद इन्होंने कहीं और पढ़ा। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। पिताजी भी खूब साहसी थे, शिकार के शौकीन भी। जिस कुख्यात बाघ को जिम कॉर्बेट ने गुलाब राय में मारा था, उस बाघ को मारने वाली टीम में जिम के साथ इनके पिताजी भी शामिल थे। पिताजी बताते थे कि मचान के नीचे बांधने के लिए बकरी वे ही लेकर आए थे। उस दिन जिम के साथ पिताजी और ईश्वरी दत्त जी भी मचान पर ही थे। कानूनगो के रूप में पिताजी की तैनाती फिर से गुप्तकाशी हो गई थी। मेरा भी दाखिला मिडिल स्कूल ऊखीमठ में 7वीं कक्षा में कर दिया गया। मैं यहाँ भी छात्रावास में रहता था। इतवार और छुट्टी के दिन मैं गुप्तकाशी आ जाया करता था। केदार घाटी का सौंदर्य अद्भुत था। स्कूल में शनिवार को इंटरवल के बाद बाल सभा आयोजित की जाती थी। वाद विवाद सहित बहुत सारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी। मुझे इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना और शिक्षकों को प्रभावित करना बहुत अच्छा लगता था। खासकर वाद विवाद में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। नवंबर के महीने में ऊखीमठ में मद महेश्वर मेले का आयोजन होता है। ऊखीमठ मंदिर के गेट पर मेले के उपलक्ष्य में अनेक प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारे स्कूल के सभी छात्र उत्साह से वहां भाग लेने के लिए जाते थे। हेडमास्टर श्री सुरेशानंद जी के नेतृत्व में सभी अनुशासित और उत्साहित होकर हाथों में छोटे छोटे तिरंगे झंडे पकड़े परेड करते हुए मंदिर द्वार तक पहुंचते थे। मैंने भी वहां एक छोटा सा भाषण दिया था। मेरे भाषण से प्रसन्न होकर रावल जी ने मुझे 11 रुपये का पुरस्कार दिया था। वो भाषण स्कूल से बाहर मेरा पहला भाषण था। ऊखीमठ स्कूल से साल 1931 में मैंने मिडिल अर्थात 7वीं पास किया था। 8वां दर्जा मैंने डीएवी स्कूल पौड़ी से पास किया। देहरादून से हाई स्कूल पास करके आगे की शिक्षा के लिए मुझे इलाहाबाद, वर्तमान में जिसे प्रयागराज बोला जाता है, वहाँ भेज दिया गया था।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इलाहाबाद में छात्रों का नेतृत्व मैंने ही किया। ब्रिटिश सरकार ने मुझे पकड़ने के लिए 2000 का इनाम भी घोषित किया था। मुझे गिरफ्तार कर कारावास की सज़ा दी गई। तो देखिए बच्चों, हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में भी जब गांधी जी भारत को स्वतंत्र कराने की बहुत अपना पुरजोर कोशिश कर रहे थे, उस समय इन्होंने भी उसमें अपने साथियों का नेतृत्व किया था और उसमें इन्हें गिरफ्तार करके भी जेल की सज़ा इन्हें सुनाई गई थी। तो देखिए कितने ज़्यादा ये निडर थे ये बचपन से ही। और आगे देखिए इनका, मेरे साहस और चतुराई को देखते हुए उस समय के बड़े नेताओं ने मुझे राजनीति की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। छात्र जीवन में मैं ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जिसे भारतीय सिविल सेवा कहा जाता है, वो बनना चाहते थे। ये सिविल सर्विस में आना चाहते थे, पर नियति ने मेरे लिए दूसरी ही भूमिका तय कर रखी थी। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और बाद में केंद्र सरकार में संचार मंत्री। देखिए कितने बड़े बड़े पदों पर ये रहे। उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री रहे और बाद में केंद्र सरकार में संचार मंत्री, वित्त मंत्री और पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्री रहे। प्रदेश और देश के उच्च पदों पर कार्य करने के बावजूद मैं अपने गुरुजनों और सहपाठियों को कभी नहीं भूला। तो देखो बच्चों, आप लोग भी जब बहुत बड़े बड़े पदों पर चले जाएं तो कभी भी अपने शिक्षकों को, गुरुओं को और सहपाठियों को कभी भी आप लोग मत भूलिएगा, क्योंकि वो हमारी बहुत ही प्यारी याद रहते हैं, जिन्होंने हमें एक सही मार्गदर्शन देते हैं वो, और जिनके कारण हम अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। समाज में हमें किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए और कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, ये सारी चीज़ें हमारे गुरुजन ही बताते हैं। और कठिन परिस्थितियों में साथ देना हमारे सहपाठी हमारे साथ रहते हैं। तो इन लोगों को कभी भी आप मत भूलिएगा जब आप बहुत बड़े बड़े पदों पर निकल जाएं। पहाड़ों का जीवन कठिन अवश्य है, पर दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्की लगन से अपने सपनों को पूरा करना भी पूरी तरह संभव है। तो देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात हमें इस पाठ के माध्यम से बताई है कि हमारे जो पहाड़ हैं, यहाँ रहना बहुत ज़्यादा कठिन है, यहाँ बहुत परेशानी होती है रहने पर, लेकिन फिर भी अगर हमारे मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और पूरी पक्की लगन से अगर हम अपने सपने को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम कामयाब होंगे। तो इस पाठ में इन्होंने हमें यही संदेश दिया है। तो बच्चों, आगे हम इस पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को पौड़ी गढ़वाल के बुघाड़ी गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के पिता का नाम क्या था और उनकी नियुक्ति किस पद पर हुई थी? तो इनके जो पिता थे उनका नाम रेवती नंदन था और उनकी नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई थी। तीसरा प्रश्न देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा ने अक्षर ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो इन्होंने अक्षर ज्ञान गुप्त काशी में प्राप्त किया था, जब उनके गुरुजी उन्हें घर आकर पढ़ाया करते थे। प्रश्न 4 देखिए, उनके पहले गुरु का नाम क्या था? उनके जो पहले गुरु थे, गुरु परमानंद सेमवाल जी थे, जिन्होंने इन्हें अक्षर ज्ञान करवाया था। प्रश्न 5, बचपन में वे अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो वे अपने सहपाठियों की खुलकर मदद करते थे, जैसे पेंसिल और कॉपी देना। तो जिसे भी पेंसिल और नोटबुक की ज़रूरत होती थी, ये अपने मित्रों की मदद करते थे। छठा प्रश्न देखिए, बचपन से ही हेमवती नंदन बहुगुणा जी कैसे स्वभाव के थे? तो ये निडर स्वभाव के थे, किसी से भी नहीं डरते थे ये।
7वां प्रश्न देखिए, 1942 में उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया? तो उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए कितना इनाम घोषित किया था? तो उत्तर है इसका, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 2000 रुपये का इनाम घोषित किया था, जो कि उस समय की बहुत बड़ी रकम थी। प्रश्न नंबर 9, आत्मकथा का मुख्य संदेश क्या है? देखिए इन्होंने क्या हमें इससे संदेश दिया है कि कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्की लगन से सपनों को पूरा किया जा सकता है। 10वां प्रश्न देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा जी कौन कौन से पदों पर विभूषित रहे? तो ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और बाद में केंद्र सरकार में संचार मंत्री, वित्त मंत्री और पेट्रोलियम रसायन उर्वरक मंत्री के पद पर भी रहे थे। तो बच्चों आप भी देखिए पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति और पक्की लगन से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए और मुझे विश्वास है कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं वो एक न एक दिन इसी तरह से बहुत बड़े बड़े पदों पर विभूषित होंगे। चलिए आपको आगे आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके लिए जल्द ही नया पाठ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।